हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल किस तरह से विकसित किया गया इसके बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें कई साइंटिस्ट के द्वारा किए गए वर्क्स, उनके कार्यों को हमने विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, मेंडलीफ का कार्य और मोजले और जितने भी लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाने में मदद की है, उन सब का कंट्रीब्यूशन हमने देखा है वहां पर। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर को 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा कि परमाणु क्रमांक 118 तक जो है अभी पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं आपको, लेकिन उनमें से जो 94 तत्व हैं वही प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं और बाकी जो तत्व हैं वो कृत्रिम तौर पे बनाए गए हैं। ठीक है, अब इनमें बहुत सारे तत्व ऐसे थे जिनका नामकरण किया गया है, लेकिन उसमें कुछ देशों में कंट्रोवर्सी रहा है, विवाद रहा है ना। किसी में रूस ने कहा कि मैंने खोजा है, किसी उसी को अमेरिका ने कहा मैंने खोजा है, इसलिए दिक्कतें आने लग गई। तो भले ही अब उनका नामकरण कर दिया गया है किसी साइंटिस्ट के नाम पे या किसी देश के नाम पे, लेकिन फिर भी अगर हम उनका एक कॉमन नाम खोजना चाहें, जैसे IUPAC नाम होता है उसी तरह से, तो उसका एक सिस्टम बनाया गया है कि 100 और उसके ऊपर के जितने तत्व हैं 118 तक, उनका नामकरण हम कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई तत्व बनाए या खोजे जाते हैं तो उनका नामकरण भी उसी सिस्टम से किया जाएगा। ठीक है, पूर्व में परंपरागत रूप से नए तत्वों का नामकरण उन तत्वों के शोधकर्ताओं के नाम पर कर दिया जाता था तथा प्रस्तावित नाम का समर्थन IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC द्वारा कर दिया जाता था। जैसा मैंने कहा कि जिस देश ने खोजा उस देश ने जो भी नाम सजेस्ट किया उसके पर नामकरण कर दिया जाता था। ठीक है, परंतु हाल ही में इस मुद्दे पर विवाद हो गया। उच्च परमाणु क्रमांक वाले नए तत्व इतने अस्थिर होते हैं कि उनकी केवल सूक्ष्म मात्रा और कभी कभी तो केवल कुछ परमाणु मात्र ही प्राप्त होते हैं। इन तत्वों के संश्लेषण और विशेष गुणों के अध्ययन के लिए महंगे तथा आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशालाओं की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो तत्व बनाए गए हैं बाद में वो अस्थिर होते हैं, कम समय के लिए बनते हैं और उन पे अध्ययन करना काफी महंगा साबित होता है। विश्व की कुछ ही प्रयोगशालाओं में स्पर्धा की भावना से ऐसा काम होता है, जैसे रूस में और अमेरिका में विशेषकर ये काम होता है। कभी कभी वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे किए नए तत्वों की खोज का दावा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि एक सिस्टम होना चाहिए या होता ही है कि आप रिसर्च कर रहे हो तो उसको कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अमेरिका और रूस दोनों ही देशों के वैज्ञानिकों ने 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज का दावा किया। ठीक है, जिसको रदरफोर्डियम के नाम से अब जाना जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसे रदरफोर्डियम तथा रूसी वैज्ञानिकों ने इसे कुर्शाटोवियम के नाम से इसको सजेस्ट किया था। हालांकि आजकल हम इसको रदरफोर्डियम के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो अमेरिका वालों ने कहा कि हम इसका नाम रदरफोर्डियम रखेंगे, रूसी वैज्ञानिकों ने कहा कि कुर्शाटोवियम रखेंगे, और दोनों ने ही दावा किया कि हमने खोजा है। ठीक है, इस तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध ना हो जाए और नाम का समर्थन ना हो जाए, तब तक 0 एवं 1 से 9 तक संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल यानी न्यूमेरिकल रूट का प्रयोग करते हुए इनके नामों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर सीधे दिया जाए। इसे सारणी 3.4 में दिया गया है। तो इसके लिए हम 1 के लिए 0 के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी जितनी भी संख्याएं हैं, इनके लिए हम कुछ विशेष टर्म्स का प्रयोग करते हैं, कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उनको जोड़ करके हम उसका नामकरण करते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, यहां पर है ग्लेन टी सीबर्ग के कार्य की शुरुआत 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य 1940 में प्लूटोनिया की खोज से हुई। इसके बाद यूरेनियम के बाद वाले 94 से लेकर 102 तक तत्वों में आवर्त सारणी में बदलाव आया और एक्टिनाइट को लेंथेनाइट के नीचे रखा गया। सन 1951 में सीबर्ग को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार उनके काम के लिए दिया गया। उन्हें आर्डर देने के लिए तत्व संख्या 106 का नाम सीबर्जियम रखा गया। ठीक है, सीबर्गियम लिखा है लेकिन एक्चुअली इसको सीबर्जियम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सीबर्ग के नाम पे सीबर्गियम जो है 106 नंबर परमाणु क्रमांक का नाम रखा गया है। ठीक है,
यहाँ पर हमने लगाया है इसको आवर्त सारणी को, इस पे हम अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल हम आगे की बात करते हैं कि तत्वों के नामकरण के लिए हम क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस आवर्त सारणी में 118 तक जो परमाणु क्रमांक वाले हैं उन तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो देखिए अब कॉमन नाम के लिए हम कॉमन नेम जो IUPAC ने सजेस्ट किया उसमें हम शून्य के लिए नील शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक के लिए अन, दो के लिए बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन, ये 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं के लिए प्रयुक्त करेंगे। संक्षिप्त रूप में एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई, इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनको जोड़ करके हम बनाएंगे। जैसे मान लो 100 कहेंगे तो 100 में क्या करेंगे अपन, 100 में 1 के लिए हम लिखा है अन, 0 के लिखा है नील और 0 के लिए नील, तो अननील नीलियम इसका नाम हो जाएगा। अननील नीलियम, 2 बार नील लगेगा, फिर आखिरी में IUM उसको लिखना ही है। ठीक है, जैसे मान लो 101 लिखना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, अन नील अनियम, अननील अनियम ऐसा लिखेंगे। 102 के लिए क्या लिखेंगे, अननील बाइनियम ऐसा लिखेंगे, अननील बाइनियम ऐसा लिखेंगे, क्वाडियम, पेंटियम ऐसा। ठीक है, एक पूरी सारणी है, अभी हम देखेंगे। मूलों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है जिसके क्रमांक प्राप्त होते हैं तथा अंत में इयम जोड़ दिया जाता है। 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC नाम सारणी 3.5 में दर्शाए गए हैं। इस प्रकार नए तत्व को पहले अस्थायी नाम और 3 अक्षर वाला प्रतीक दिया जाता है। बाद में हर देश के IUPAC प्रतिनिधि के मतदान से स्थायी नाम तथा प्रतीक दिया जाता है। ठीक है, जब सारे देश के लोग किसी एक नाम पे अपनी सहमति दे देते हैं तब उस तत्व का एक दूसरा नाम सजेस्ट किया जाता है। जैसे हमने कहा रदरफोर्डियम हमने नाम दे दिया है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर लगाया था, 1 मिनट फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो आप 104 वाले को देखिए कि यहाँ पर RF लिखा है, देखिए तो रदरफोर्डियम नाम क्यों दे दिया गया, जबकि रूस वाले ने उसका नाम कुसुटोवियम रखने के लिए कहा था। तो ये इसलिए कर दिया गया कि सारे देशों में IUPAC के एक मेंबर हैं जो वो आते हैं, मतदान करते हैं, वोटिंग करते हैं और जो जीत जाता है उसके आधार पर नाम रख दिया जाता है। ठीक है, स्थायी नाम में उस देश का या प्रदेश का नाम हो सकता है जहां इस तत्व की खोज हुई, अथवा श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है, सभी तत्वों के अधिकृत IUPAC नामों की घोषणा हो चुकी है ना। तो पहले तो अस्थायी नाम भी हम दे दिए हैं, बाद में उनके स्थायी नाम की घोषणा भी हो चुकी है। सबका नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, ये सबका नाम लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसका नाम अभी हम नहीं दे पाए हैं। तो सबके लिए वोटिंग कर दिया गया है और इन तत्वों की खोज कई साल पहले हो चुकी है, तो ज़्यादातर की वोटिंग करके हमने नामकरण कर दिया है। तो किसी में भी आपको आधा अधूरा नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, परमाणुओं के नाम वगैरह भी, तत्वों के नाम वगैरह भी हम देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन उससे पहले हम ये लिस्ट पढ़ लेते हैं क्या क्या नाम है। देखिए 101 वाले के लिए जैसा मैंने कहा, अननील अनियम, अननील अनियम, अननील बाइयम, अननील ट्राइयम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम। यहाँ पर देखिए 9 के लिए एन आता है टर्म, तो अननील इनियम, डबल एन है, ध्यान रखेंगे, अननील नीलियम। ये देखिए अन है 2 बार ना, ध्यान रखेंगे, अन नीलियम। ये देखिए अन नीलियम, अनियम, अनियम, 3 बार अन है। ठीक है ना, अनियम ऐसा है, अन बाइयम, अन ट्राइयम, अन क्वाड्रियम, अन पेंटियम, अन हेक्सियम, अन सेप्टियम, अन ऑक्टियम।
ये 118 हो गए। इनके शॉर्ट फॉर्म आपको बनाना है तो तीनों के शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है। जैसे एक का यू है, 0 का एन है और एक का यू है। अन के लिए यू, नील के लिए एन और अन के लिए फिर से यू। तो अन यू एन यू, यू एन बी, यू एन टी टी। मतलब देखिए यू है, एन है और टी है, मतलब सभी के प्रथम जो अक्षर है उसको लेकर के हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, ब्रीफ फॉर्म। ठीक है, ऐसा है। तो इतना लंबा लिखने के बजाय अन मतलब यू एन यू लिख देंगे तो समझ में जाएगा कि यू फ्रॉम अन, एन फ्रॉम नील, यू फ्रॉम अन, बी फ्रॉम बाई, टी फ्रॉम ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन और एन नील। ठीक है, ऐसा। अब देखिए कि इनके अधिकृत नाम क्या रखे गए हैं। अब जब इनको हम स्वीकार कर लिए हैं तो 101 से लेकर 118 तक इनका क्या नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसको आप देखिए ध्यान से। तो 101 के लिए है मेंडेलवेलियम, मेंडेलेवियम, मेंडेविलियम के नाम पे रखा गया है। देखिए जब ये इन्होंने आवर्त सारणी बनाया था तो उसी से इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में मतलब लोगों में, वैज्ञानिकों में बहुत चर्चाएं होती रही कि भाई इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो इनके नाम पे किसी न किसी तत्व का नाम दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम पे रखा गया इस तत्व का नाम। उसके बाद नोबेलियम, नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनके आधार पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और जब वो मरे तो उन्होंने कहा कि एक तो डायनामाइट का पेटेंट उनके पास था, बहुत पैसा उन्होंने कमाया था डायनामाइट बेच करके, तो सारा पैसा उन्होंने बैंक में डाल दिया और कहा इससे जो ब्याज आएगा उससे आप नोबेल पुरस्कार देना। इतने बड़े दिल के व्यक्ति थे ये। ठीक है, तो नोबेलियम उनका नाम रखा गया। 102 का नाम। 103 लॉरेंसियम, फिर उसके बाद रदरफोर्डियम। ये नाम मैंने अभी बताया कि अमेरिकी वैज्ञानिकों के आधार पर रख दिया गया क्योंकि अमेरिका का दबदबा भी रहा है शुरू से हर चीज में, तो उनके नाम पे रख दिया गया। ठीक है, 105 क्या है, डबनियम, डबनियम। फिर उसके बाद 106 सिबॉर्जियम, अभी देखा था आपने, सिबर्ग के नाम पे रखा गया था सिबॉर्जियम। उसके बाद बोर के नाम पे, नील बोर्स ने आधुनिक आवर्त सारणी पे बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो बोरियम। उसके बाद हाशियम, ठीक है, HS, हाशियम। उसके बाद मिटनेरियम, ठीक है। उसके बाद देखिए मिटनेरियम MT है, उसके बाद DS है, डर्मस्टैडियम, डर्मस्टैडियम, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये डर्मस्टैडियम जो है मेरे हिसाब से डर्मस्टैडियम एक जगह का नाम है, उसके नाम पे रखा गया है। उसके बाद रॉन्टजेनियम, रॉन्टजन के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी रॉन्टजन ने, ठीक है। उसके बाद कोपरनिशियम, कोपरनिकस का आप बहुत अच्छे जानते होंगे, बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक थे, उनके आधार पे नाम रख दिया गया कोपरनिशियम, ठीक है। निहोनियम, उसके बाद है निहोनियम, NH निहोनियम। उसके बाद फ्लेरोवियम, FL फ्लेरोवियम, ठीक है। उसके बाद मास्कोवियम, मास्को तो आप जानते हैं रूस की राजधानी है मास्कोवियम। उसके बाद लिवरमोरियम, LV लिवरमोरियम। उसके बाद टेनेसिन, देखिए टेनेसिन। और उसके बाद ओगेनेसॉन, ओगेनेसॉन, ये आखिरी ओगेनेसॉन आप देखेंगे वहां पर OG के नाम से ओगेनेसॉन। तो एक्चुअली बताएं तो इतने सारे नाम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप कहेंगे तो मैं भी शायद अक्षर देख के इतने सारे नाम नहीं बता पाऊंगा, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। अभी पढ़ते समय भी आपने देखा कि कई बार अटक अटक के पढ़ना हुआ, और ऐसे फिर पढ़ेंगे तो फिर अटकेंगे, क्योंकि नाम ऐसे रखे गए हैं, क्या करेंगे अपन, हिंदुस्तानी है, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी ठीक है थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप नहीं बता सकते इनका, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन है 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम तथा प्रतीक क्या होगा, ये खोजा नहीं गया है। तो एक का है अनबाइनीलियम, ठीक है, ये नाम आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इनका नाम है अनबाइनीलियम, अनबाइनीलियम, यहां पर
आई लगा होना चाहिए था, नहीं लगा है, मैं लगा देता हूँ। अनबाइनीलियम, और इसका जो सूत्र होगा U हो जाएगा, B हो जाएगा और N हो जाएगा। ये देखिए U, B और N, इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक था, वो मैंने ठीक कर दिया, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, कई जगह पे है मिस्टेक, यहां पर आई होगा ऐसा। ठीक है, ये ऐसा आई होगा। ठीक है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। देखिए, जब आप आवर्त सारणी देखते हैं तो आवर्त सारणी में आपको दो चीजें देखना है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। एक आपको आवर्त देखना है, आवर्त में हम इस तरह से जाते हैं, इस तरह से, ये आवर्त होता है। और दूसरा होता है समूह यानी ग्रुप, जो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, आप एक परमाणु की संरचना जानते हैं। परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों तरफ जो है कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसमें एक बहुत बेसिक चीज आप समझ लीजिए कि जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इनके तत्वों में जो परमाणु हैं उनमें कक्षकों की संख्या फिक्स होती है, वो आवर्त पे निर्भर करता है। जैसे पहले आवर्त पे, हाँ पहला आवर्त है यहां पर, वो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ये पहले आवर्त पे है। तो पहले आवर्त का मतलब है कि इसमें नाभिक के चारों ओर सिर्फ एक ही कक्षक है। पहले आवर्त में एक कक्षक, दूसरे आवर्त में दो कक्षक, तीसरे आवर्त में तीन कक्षक, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7। मतलब कि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ कक्षकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यह कक्षकों की संख्या आवर्त संख्या पे निर्भर करती है। पहले आवर्त में जो परमाणु रखे गए हैं, जो तत्व रखे गए हैं, उनमें एक कक्षक है, दूसरे आवर्त में दो कक्षक है, तीसरे आवर्त में 3 कक्षक है, चौथे आवर्त में 4 कक्षक है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये छठवां आवर्त है तो इसके किसी भी तत्व में सिर्फ 6 ये कक्षक रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। सातवें वाले आवर्त में 7 कक्षक रहेंगे, पहले वाले आवर्त में सिर्फ एक कक्षक है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम आता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ेगी। आवर्त में, किसी भी आवर्त में कक्षकों की संख्या फिक्स्ड होती है। पहले चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान रखिए कि जैसे ही आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, एक एक खंड नीचे जाते हैं, उसमें उतने कक्षक बढ़ते जाते हैं। जैसे हमने कहा कि पहले आवर्त में एक कक्षक है, मतलब इसमें एक कक्षक है, इसमें दो कक्षक है, इसमें 3 कक्षक है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। मतलब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी। यह बहुत बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आपको ध्यान होगा, मैंने परमाणु संरचना पढ़ाते समय आपको बताया है कि पहले कक्षक को 1 लिखते हैं, दूसरे कक्षक को 2 लिखते हैं। ठीक है, दूसरे कक्षक को 2 लिखते हैं, तीसरे कक्षक को 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं कक्षकों को। ठीक है, जैसे इसमें एक कक्षक है, इसमें 2 कक्षक है, 3 कक्षक, 4 कक्षक, 5, 6, 7 ऐसा है ना। तो n से दर्शाते हैं इसी कक्षक को, जिसको 1, 2, 3, 4 से दिखाते हैं। अब कक्षकों के अंदर जो उप कक्षक हैं जिसको S, P, D, F में दिखाते हैं, तो पहले वाले में सिर्फ S होता है, दूसरे वाले में S और P दोनों होते हैं, तीसरे वाले में S, P और D होते हैं, चौथे वाले में S, P, D और F होते हैं, पांचवें वाले में S, P, D, F, G ऐसा होंगे, लेकिन G नहीं पहुंच पाता, वो F तक ही पहुंचता है। होने चाहिए G तक, लेकिन नहीं पहुंचता है। समझे आप? तो मतलब यह है कि मान लो आप पहले आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं तो आप उसमें 1s ही लिखेंगे, क्योंकि पहले वाले में s ही होता है। तो
तो जैसे कि हाइड्रोजन का आप क्या लिखेंगे 1s1 और हीलियम का लिखेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। दूसरे आवर्त में जाएंगे तो 2 हैं, 2 कक्षक हैं। पहले आवर्त में 1 कक्षक था, दूसरे आवर्त में 2 कक्षक था, तो पहला कक्षक तो 1 ही लिखाएगा ना, 1s लिखाएगा, दूसरा कक्षक 2s और 2p लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा। तो दूसरे आवर्त में आप जब जाएंगे तो 1s², 2s², 2p जो भी ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है, ऐसा लिखते जाएंगे। तीसरे में भी हम क्या लिखेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, ऐसा लिखते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है लिखना, मैंने सिखाया है आपको, ठीक है। पिछले एकक में यानी परमाणु की संरचना में हमने यह जाना है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्याओं से की जा सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे कोश कहते हैं, को व्यक्त करती है। तो पहले आवर्त में 1 कोश, दूसरे में 2 कोश, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5, 6, 7 ऐसा रहेगा कोशों की संख्या, मतलब नाभिक के चारों कोश की संख्या। हमने यह भी जाना है कि किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोशों में भरे जाते हैं, जिसे हम sp,d,f कहते हैं। पहले कोश में सिर्फ s होता है, दूसरे में s और p दोनों होते हैं, तीसरे में sp,d होते हैं, चौथे में sp,d,f होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है ना, कोश ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्याओं को दर्शाती है, ठीक है। आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो आवर्त में कहां पर किस आवर्त में है वो ये आपको बता देगा कि उसमें कितने कक्षक हैं, कोश हैं, और उसमें कितनी परमाणु हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी बता देगा। इस भाग में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो देखिए एक ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं इसको पहले, ठीक है, ताकि आप समझ सकें क्या है। तो मैंने कहा कि ये पहला आवर्त है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, तो इसमें एक ही कक्षक है। तो देखिए एक ही कक्षक है, इसलिए इन दोनों में आप देखिए 1s1 और 1s2 लिखा है, देखिए 1s1 और 1s2 लिखा है। मतलब आवर्त सारणी में ऐसे लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ध्यान रखेंगे, हर एक कदम पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लिथियम में 3 है तो बेरिलियम में 4 है, तो बोरान में 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या एक एक बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आवर्त में, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखेंगे, उपकक्षकों की संख्या बढ़ेगी बस। देखिए जैसे हाइड्रोजन में 1s1 लिखा और हीलियम में 1s2 लिखा। यहां पर लिथियम का देखिए, लिथियम में 2s1 लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें 1s² भी है साथ में, ध्यान रखेंगे आप। इसके पहले वाले जो रहेंगे वो भी रहेंगे। जैसे लिथियम का एक्चुअली जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s² 2s1 ऐसा लिखेंगे लिथियम का। आगे जाएंगे बेरिलियम में एक बढ़ेगा तो 1s² 2s² ऐसा लिखेंगे, देखिए 2s² लिखा है, देखिए ये 2s² लिखा है, 2s1 2s² कैसे लिखा, इसके पहले 1s² भी है दोनों में, ठीक है। वैसे इसमें देखिए आगे फिर P में चला गया, P1 P2 P3 P4 P5 और P6। अब तीसरे में आएंगे तो उसी से आगे बढ़ेगा। देखिए आगे कैसे बढ़ा रहे हैं आप ध्यान दीजिए। जैसे हमने हाइड्रोजन का लिखा 1s1 फिर 1s², इसके आगे लिखेंगे 2s1, ये लिथियम के लिए आ गया, ये देखिए। फिर उसी में आगे लिखेंगे 2s2 बेरिलियम, फिर आगे इसमें P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब उसी में आगे और बढ़ाएंगे तो सोडियम आ जाएगा। तो सोडियम का एक्चुअली यहां पर 3s1 लिखा है,
का मतलब केवल 3s1 थोड़ी है, इसका मतलब है 1s² 2s² 2p6 और 3s1, इसका असली मतलब ये है इसका। समझे बात को आप लोग? वैसे मैग्नीशियम कहेंगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा देखिए, तो इसके आगे अब आपको यहां पर 3p1 2 3 4 5 और 6 आ गया, समझे आप? तो 1s² 2s² 2p6 3s², 3p6 तक हम भर चुके। ये देखिए 3p6 तक हमने भर दिया आर्गन के आते तक, ठीक है। अब उसके आगे भरेंगे अपन। ये देखिए पोटेशियम का 19 है तो 4s² हो गया, मतलब इसके आगे हम 4s1 लिखेंगे। ये देखिए 4s1 फिर 4s2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने 3 तो लिखा, लेकिन 3 में d भी तो होता है ना। 1 में तो s ही होता है, 2 में s और p होता है, लेकिन 3 में s p और d भी होना चाहिए, लेकिन हम सीधे 4s लिख दिए। ऐसा क्यों किए? तो आपको ध्यान होगा हमने ऊर्जा का क्रम पढ़ा था परमाणु संरचना में, कि जिस कक्ष की ऊर्जा कम होती हो पहले भरता है, ठीक है। तो 3d का मतलब हुआ 3 2 5, और जबकि 3 और 1 4 हुआ, जबकि 4s का मतलब है 1 मिनट spdf होता है ना। तो देखिए 4s कहेंगे तो इसका मतलब हुआ 4 धन 0 बराबर हो गया 4, जबकि 3d कहेंगे तो 3d का मतलब है 3 धन 2 बराबर 5, मतलब d में ज्यादा ऊर्जा है तो बाद में भरेगा, इसीलिए यहां पर देखिए हम 4s को पहले भर दिए। ये देखिए 4s1 4s2 भरने के बाद 3d1 चालू किए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है पता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई पूर्ण कक्षक बनाने के लिए। तो ये देखिए ये 4s2 था ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया, तो 3d9 के जगह 3d10 हो गया और 4s1 रह गया। आपको याद है कि पूर्ण भरे हुए और अर्धपूरित जो ऑर्बिटल होते हैं ज्यादा स्थायी होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले यहां इन दोनों में आप तुलना कीजिए, निकिल और कॉपर में। निकिल में है 3d8 4s2, देखिए ध्यान से देखिए 3d8 और 4s², ये है निकिल में। तो कॉपर में क्या होना था? 3d9 4s2 होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होकर इसको पूर्ण भर दिया, तो ये हो गया 3d10 और 4s1 रह गया। ये देखिए 4s1 रह गया, ये देखिए 3d10 4s1 रह गया। फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसी में 4s2 हो गया, ठीक है। अब चूंकि 4 में p वाला भी है यहां पर, तो p1 2 3 4 5 और 6 ये रह गया, देखिए है ना। इसी तरह से आगे के भी रहेंगे। अब 5 में आ जाएंगे, 5s1 s2, फिर 4d आएगा, फिर 4f आएगा। ये देखिए 5s को पहले लिखे, फिर 4d1 2 है ना, 4d1 2। अब देखिए d में यहां पर थोड़ा सा 4d5 4d6 7 8 9 10, यहां पर भी अर्धपूरित पूर्णपूरित के आसपास लाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए 4d2 में यहां पर 4d4 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो फिर 5 आ गया, ठीक है। फिर ये s² हो गया, फिर 5 के बाद सीधा 7 पहुंच गया, फिर 5s1, फिर 8, फिर सीधा 10 आ गया, फिर 5s1 5s2 5p1 5p2 5p3 5p4 5p5 5p6, इस टाइप के हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से लिखते चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है इस पे मैंने आपको डिटेल बताया है परमाणु की संरचना में, वहां पर आप इसको देखेंगे। अब यहां पर जैसा है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक बार बैक जाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं और इसको मैंने बताया आपको जितना
बता सकता था मैं फिलहाल तक के लिए। अब पहला, आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवर्त का मतलब बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो पुनः एक बार मैं आपको याद दिला दूं, जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो उसमें कोष की संख्या नहीं बढ़ती है, मतलब 1 2 3 4 कोष जो है वो नहीं बढ़ते हैं, हाँ एसपीडीएफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, उसको जरा ध्यान रखेंगे। साथ में भी ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आवर्त में आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी परमाणु क्रमांक एक एक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए n का मान बताता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर n बराबर 1, n बराबर 2 आदि से संबंधित होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आवर्त में आप 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त में जाएंगे तो n बराबर 1 2 3 4 बढ़ते जाती है, जो उसकी मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। ठीक है, तो यह लिखा है कि आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। ठीक है, मतलब तत्वों की संख्या दुगनी रहेगी जितने वहां पर भरने के लिए कक्षक होंगे। जैसे देखिए, मैं आपको यह बता रहा था कि जैसे कि मान लो पहला आवर्त देखिए, पहले आवर्त में कक्षक कितना है 1, तो उसमें तत्व कितने हैं 2। देखिए दूसरे कक्षक में है दो कक्षक, दूसरे आवर्त में 2 कक्षक हैं, तो दुगने हो जाएंगे ना 4 यहां पर, या उससे ज्यादा रहेंगे, 4 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब 4 से ज्यादा हो गए, चूंकि 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो चूंकि दूसरा कक्षक है तो 2n² इंटू 2 हो गया, तो ये 8 हो गया, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, इस प्रकार प्रथम आवर्त n बराबर 1 का प्रारंभ सबसे निचले स्तर 1s के भरे जाने से शुरू होता है। उनमें 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन का विन्यास 1s1 तथा हीलियम का 1s2 है। इस प्रकार प्रथम कोश के कोश पूर्ण हो जाता है। दूसरा आवर्त n बराबर 2 लिथियम से आरंभ होता है, लिथियम 1s² 2s1, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। यह तो मैंने आपको बताया। अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² है। इसके बाद बोरान से शुरू करते हुए जब हम नियॉन तत्व तक पहुंचते हैं तो 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। इस प्रकार L कोश नियॉन 2s² 2p6 तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है ना। अब K के बाद L कोश पूरा हो जाएगा, जो n बराबर 1 2 3 4 लिखते हैं उसको KLMNOP भी लिखते हैं, आपको बताया हूं मैं। अतः दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त n बराबर 3 सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s कक्षक में जाता है। उत्तरोत्तर 3s एवं 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि तीसरे में भी, मतलब पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है। ठीक है, अब चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें इनको हम देखेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में हम इनको अलग अलग 2 ग्रुप और बना करके नीचे रखे हैं, लेंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद के तत्वों को। ठीक है, उनके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। चौथे आवर्त में n बराबर 4 का प्रारंभ पोटेशियम से 4s कक्षक से भरने के साथ शुरू होता है। यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने के पूर्व ही 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एनर्जी लेवल जिसका कम रहेगा वो पहले भरेगा। तो 3d का एनर्जी लेवल 3 + 2 यानी 5 हो रहा है, जबकि 4s का एनर्जी लेवल 4 + 0 यानी कि 4 हो रहा है। तो 4 यानी 4s पहले भरेगा 3d से पहले। ठीक है,
जो ऊर्जात्मक एनर्जेटिकली रूप से अनुकूल है। इस प्रकार हमें तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। यह स्कैंडियम Z=21 से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D14S2 होता है। ठीक है, स्कैंडियम से प्रारंभ होती है। ठीक है, 3D कक्षक जिंक में 30 नंबर है, पर पूर्ण रूप से भर जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s2 है। चौथा आवर्त 4p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होती है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। पांचवा आवर्त n=5 रुबीडियम से शुरू होता है, चौथे आवर्त के समान ही है। ठीक है, इसमें भी 18 तत्व हैं। उसमें 4D इट्रियम से चालू देखिए Z=39 से 4D संक्रमण श्रेणी शुरू होता है इट्रियम से। यह आवर्त 5B कक्षकों के भरने पर समाप्त हो जाता है। तो इनको आप ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा भाई। रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैं आपको बता रहा हूं बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन 6s 4f 5d 6p कक्षकों में भरे जाते हैं। ये तो आप क्रम जानते हो, आप निकालते जाइए कौन पहले भरेगा। जैसे ये है 6s यानी 6 हो गया, जबकि ये जो है 4 3 7 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, है ना, ये 6 1 7 हो गया। तो इस तरह से ऊर्जा का क्रम आपको ध्यान रखना है कि किस किस क्रम में ऊर्जा का भरेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4f कक्षकों का भरना सीरियम से चालू होता है। इसको जरा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं इनको आपको ध्यान रखना है। 4f कक्षकों का भरना सीरियम Z=58 से शुरू होकर के ल्यूटीशियम 71 पर समाप्त होता है। इसे 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसको आंतरिक संक्रमण श्रेणी क्यों कहते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी अलग से क्यों रखा गया है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सीरियम, थोरियम, इनको अलग क्यों रखा गया है। एक्टिनाइट यानी 57 के बाद को अलग किया गया है, आप देख सकते हैं। ये लेंथेनाइट है और ये एक्टिनाइट है। इनके बाद के तत्वों को हमने अलग करके रखा है 58 से 78 के बीच में, और 90 से 103 के बीच में हमने अलग करके रखा है, क्योंकि इनके गुणधर्म थोड़े अलग होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है F ग्रुप के, इनमें एक्चुअली 4F में प्रवेश करता है, इसलिए इनको अलग कर किए हैं अपन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक मुख्य कारण बता देता हूँ पहले, फिर हम आगे तो डिस्कस करेंगे ही। लेंथेनम में आप देखिए कि इसमें 4F नहीं घुस पाया है। ठीक है, जबकि यहां पर आप देखिए 4s प्रवेश कर गया है। वैसे यहां पर भी देखिए 4s नहीं है, 5s नहीं है, और यहां पर 5f है। ठीक है, तो पहले वाले में 4f लेंथेनाइट का मतलब लेंथेनम तक 4f चालू नहीं हुआ है, देख सकते हैं। तो उसके बाद जब 4f चालू हुआ है तो वहां से हम लेते हैं और 13 नंबर तक 14 नंबर तक ले जाते हैं। वैसे एक्टिनाइट में, एक्टिनियम में आप देखिए 5f चालू नहीं हुआ था, जो कि अब चालू हुआ है, तो उसको हम यहां पर अलग किए हैं। ये कुछ विशेष कारणों में से है, हम आगे और भी कारण पढ़ेंगे। सातवां आवर्त छठे आवर्त के समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s 5f 6d 4p कक्षक में भरते हैं। इनमें कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप सातवां आवर्त देखें तो इसमें ये देखिए 7वें आवर्त में फ्रांसियम, रेडियम, ये तो ठीक है, एक्टिनियम तक सही है। इसमें आप देखिए कि थोरियम है, इनमें जितने भी हैं इनमें से 94 तक तो नेचुरल तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद 95, 6, 7 इधर का पूरा सिंथेटिक है, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, सातवां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक वाले अभी खोजे जाने वाले तत्व के साथ पूर्ण होगा, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा। एक्चुअली 118 वाला अभी तक खोजा नहीं जा सका है, हालांकि मैं आपको बता दूं रिसेंटली इस पे काफी काम हो चुका है। एक्टिनियम
89 के पश्चात 5f कक्षक को भरने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी इनर ट्रांजिशन सीरीज प्राप्त होती है। इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है ताकि इसकी संरचना को अक्षुण्य रखा जा सके और साथ ही समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी पालन किया जा सके। देखिए, इनका कहना है कि हमने इनको अलग क्यों रखा है, क्योंकि इधर के जो हैं उनमें समान गुणधर्म है, लेकिन इनके थोड़े से अलग हो जाते हैं यहां से लेके यहां तक। ये भी एक कारण है कि हमने इनको अलग रखा। दूसरा कि इनमें 4f और 5f कक्षकों में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको मुख्यतः अलग किया गया है। ठीक है, अब है, एक मिनट, यहां पर एक क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। 5वें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। तो 5वां आवर्त का मतलब है n बराबर 5, क्योंकि मैंने कहा था कि जितने भी आवर्त हैं उनमें मुख्य कोशों की संख्या ही उसका पहचान है। जैसे 5वां आवर्त है तो 5 मुख्य कोश, ठीक है। तो 5 मुख्य कोश n बराबर 5 है, तो l बराबर 0, 1, 2, 3 होता है। उपलब्ध कक्षकों में 4d, 5s और 5p की ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम इस प्रकार हैं। तो देखिए 5 आ गया तो 5p तक रहेगा, तो 5p में देखिए ये 5 हो गया और ये 4 और 2 6 हो गया और 5 और 2 7 हो गया। तो बढ़ते क्रम में 4s, 4d, 5d में कुल मिलाकर 9 कक्षक उपलब्ध हैं। इनमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए आवर्त सारणी आवर्त 5 में 18 तत्व ही होते हैं, क्योंकि किसी एक कोश में जितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन उतने ही भरेंगे। ठीक है, ठीक है। अब है वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अपन एक काम करते हैं, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा लग रहा है, ठीक है, ये वीडियो। तो अपन इसको अगले क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।